You can really go down a deep rabbit hole if you read about ice ages. There's deep rabbit hole on ice ages. Deep rabbit hole. आइस एज के बारे में मैंने और भी दोस्तों से गपशप लगाई और सब ने बार बार बोला डॉक्टर हनीफ से ये पूछें, डॉक्टर हनीफ से सवालात पूछें। लेकिन सबसे पहले सर मैं फौजिया को एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। आपने आइस एज की कभी कोई फिल्म, डॉक्यूमेंट्री कभी कुछ देखी है? बिल्कुल। जुनेद, हैव यू वॉच द मूवी द डे आफ्टर टुमारो? जी बिल्कुल। अच्छा, मूवी का कॉन्टेक्स्ट ऐसा है, इट्स अबाउट क्लाइमेट चेंज। होता ये है कि ग्लोबली एक सीरीज ऑफ सिवियर वेदर इवेंट्स स्टार्ट होते हैं। सुपर स्टॉर्म्स आना शुरू हो जाते हैं विच कॉजेज द अर्थ टेम्परेचर टू ड्रॉप ड्रास्टिकली, और फिर उसकी वजह से आइस एज स्टार्ट हो जाती है। नाउ दैट्स द थॉट, राइट, कि हम इन कॉन्सेप्ट्स को मूवीज़ में फिक्शन के जॉनर में देख रहे होते हैं। फिक्शन इज़ समथिंग दैट्स नॉट रियल, that is something sort of a fragment of your imagination. So that begs the question, Dr. Saab, Ice Age, is it a reality or is it actually a fiction? देखिए, आइस एज के हवाले से फौजिया इससे पहले भी काफ़ी बात हुई मुख्तलिफ लोगों के साथ। कुछ साल पहले तो मुझे भी लगता था कि जैसे ये जुनेद कुछ मिथ ही है, लेकिन पिछले 7-8 सालों में जब हमने ग्लोबल वेदर ट्रेंड्स को देखा, मौसमों को बदलते देखा, तेज़ी से मौसमों को बदलते देखा, तो कुछ हद तक यकीन हो गया कि ये अब हकीकत है। इसमें मिथ की कोई बात नहीं और इसमें आना है। सर, फिर इसमें एक सवाल ये भी है ना कि पिछली कई दिहाइयों से हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं। हम ये बात कर रहे हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से ज़मीन का दर्जात बढ़ता जा रहा है, जिससे माहौलियाती तब्दीलियाँ आ रही हैं, हमारी ज़मीन का इकोसिस्टम ख़राब हो रहा है, और उस चीज़ की मिटिगेशन के लिए बहुत सारे ममालिक इकट्ठे हुए, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं कि हम क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स को कंट्रोल कर सकें, मिटिगेट कर सकें। नाउ देयर इज़ दिस कॉन्सेप्ट जिसमें हम बात कर रहे हैं कि टेम्परेचर जो है वो ग्लोबली राइज़ हो रहा है, और दूसरी तरफ एक कॉन्सेप्ट है जैसे हम ये कह रहे हैं कि टेम्परेचर इतना ड्रॉप हो जाएगा कि आइस एज आ जाएगी। ये दोनों बहुत मुतज़ाद कॉन्सेप्ट्स नहीं हैं। देखिए फौजिया, मुझे यकीन था कि ये क्वेश्चन कोई ना कोई पूछेगा। ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन, जेन्युइन क्वेश्चन बनता है कि एक साइड पे आपने दुनिया को लगाया कि जी ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, टेम्परेचर में इंक्रीज़, हॉट डेज़ में, नंबर ऑफ़ हॉट डेज़ में बहुत ज़्यादा इजाफा, और साइंटिस्ट का एक ग्रुप कहता है कि नहीं जी, आने वाली है आइस एज भी। माजी में देखें ना, तो माजी में जो ग्लोबल वार्मिंग हुई उसके बाद आइस एजेस आई हैं, और ज़ेर में ये बात आती है कि इस वक्त इतनी ज़्यादा जो CO2 एटमॉस्फेयर में मौजूद है, जो बेसिक कॉज है ग्लोबल वार्मिंग का, ये कहाँ जाएगी? साइंटिस्ट का ये बिलीव है और कहते हैं कि ये बहुत इत्मीनान के साथ ये कहते हैं कि फ़िलहाल जो दुनिया का टेम्परेचर है वो 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुँचे इस प्लैनेट को ओवरऑल। पिछले 3 सालों में तो बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ, और इस सदी के मिड में जाके ये 1.5 को टच करेगा। लेकिन ये 1.5 से भी पहले, इस सदी के मिड में नहीं बल्कि उससे पहले ये 1.5 को टच करेगा। अब बहुत से साइंटिस्ट कहते हैं कि जब ये 1.5 को टच करेगा या इसको क्रॉस करेगा, तो एक नेचुरल केमिकल रिएक्शन है जिसकी मैं डिटेल नहीं जानता, लेकिन बहुत से साइंटिस्ट क्लेम करते हैं कि उस नेचुरल केमिकल रिएक्शन में जो इस वक्त जो एटमॉस्फेयर में CO2 मौजूद है, ये फिजन आउट हो, ये खत्म हो। फौजिया, ये तो आपने मेरे बिल्कुल मुंह के अल्फाज छीन लिए। यही क्वेश्चन मैं हर एक गेस्ट से, जब भी किसी साइंटिस्ट से मैंने यही क्वेश्चन एग्जैक्टली पूछा कि ग्लोबल वार्मिंग और आइस एज बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी टाइप के कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन सर आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया कि ये दोनों मर्ज होते हैं और पास में भी इसके एविडेंसेस हैं जिसकी वजह से ये इंडिकेट होता है कि आइस एज आ सकती है या आएगी। सर ये आप बता सकते हैं हमें कि ये आइस एज अंदाज़न कब आएगी? देखिए जुनेद, जब आप कभी सोलर साइकिल्स को
और स्पेस वेदर को स्टडी करें तो आपको इसके जवाबात मिलेंगे और बहुत एविडेंस मिलेगा, क्योंकि जो दुनिया के मौसमों में, आबो हवा में रद्दोबदल है, ये डायरेक्ट लिंक है आपके सोलर साइकिल के साथ। अच्छा सर। सोलर साइकिल एक सोलर साइकिल 11 साल का होता है और इसकी बाकायदा मुसलसल मॉनिटरिंग नासा के पास है। नासा के पास ये डाटा मौजूद है और हर 11 साल जब ख़त्म होते हैं तो वो नासा वाले फौजिया कहते हैं कि एक सोलर साइकिल ख़त्म हो गया। तो ये 25वां सोलर साइकिल है, लास्ट सोलर साइकिल। अच्छा सर। और ये ऑलमोस्ट 7 या 8 साल के बाद ख़त्म होगा, 25वां लास्ट सोलर साइकिल। इसके बाद सूरज अपने स्लीपिंग मोड में चला जाएगा। अच्छा जब स्लीपिंग मोड में चला जाएगा तो ये वाली हीटिंग, ये वाली तपिश नहीं होगी और उस वक्त आपकी जो ज़मीन पे जो चेंजेस आएंगी तो इस आपके प्लेनेट के जो शिमाल में एक इसको हम कहते हैं कि पोलर वोर्टेक्स होता है, यानी हवा के कम दबाव होता है, जिसने तमाम इस प्लेनेट पे जो कोल्ड एयर होती है उसको अपने काबू में किया होता है। तो उस वक्त वो अपने बाजू खोलेगा, कोल्ड एयर रिलीज़ होगी, दुनिया को अपनी ग्रिप में लेगी और वो आगाज़ होगा आइस एज का इस प्लेनेट के लिए। तो आपका सवाल कि ये कब स्टार्ट होगी, तो ऐसा तो जुनैद बिल्कुल नहीं होगा कि आप सुबह जागें तो आपको कोई बताए या पता चले कि ये आइस एज आ गई। ये ग्रेजुअली आएगी। अच्छा सर। इसके सिग्नल्स आना वक्त से पहले स्टार्ट हो जाएंगे, बल्कि मैं तो ये दावे से कहता हूँ कि अब इसके सिग्नल्स आना स्टार्ट हो चुके हैं। इसके सिग्नल्स आपको विंटर सीजन में मिलेंगे, विंटर में। अच्छा सर। और पिछले 3-4 विंटर्स को आप देखें तो आपको पाकिस्तान में भी ये निशानियाँ मिलेंगी, मिडल ईस्ट में भी मिलती हैं। अच्छा सर। आपने सुना होगा कि सऊदी अरब जैसी, मिडल ईस्ट, दुबई जैसी जगह पे स्नोफॉल, बल्कि मुझे तो याद है कि इस विंटर सीज़न के दौरान पाकिस्तान में पंजाब के बाज़ इलाकों में स्नोफॉल हुई। तो ये सिग्नल्स हैं। तो पहले इसके सिग्नल आएंगे, सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, सिग्नल्स की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। तो उम्मीद तो है कि आप अपनी ज़िंदगी में भी देख सकते हैं साइंस इंशाअल्लाह। सर ये तो मैंने कुछ लोगों से सुना है कि ये खुशखबरी की आमद नहीं है, लेकिन सर ये हम कैसे बोल सकते हैं और किस किस रीजन में आइस एज देखी जाएगी सर? देखें, माजी की आइस एजेस को देखें तो उनका ज़्यादा फोकस था नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जिसमें हम भी हैं, और इसमें मोस्टली जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, यूरोपियन कंट्रीज़, ज़्यादा फोकस उन इलाकों में था। इन इलाकों पे उस वक्त भी इसका फोकस कम था, यानी एशिया, जनूबी एशिया, ट्रॉपिकल बेल्ट में, इन इलाकों में कम था। तो जो नया ट्रेंड है और जो नई प्रेडिक्शन है उसके मुताबिक भी इस नई आइस एज का, वैसे इसको आइस एज की बजाय अगर आप मिनी आइस एज कहें तो अच्छा होगा, क्योंकि आइस एज फौजियाबाद पर हज़ारों सालों पे होती है। माजी में आप देखें तो इसको आप, लोग कहते हैं कि इसको आप मिनी आइस एज कहें, मिनी आइस एज। तो इसका ज़्यादा फोकस तो ये वेस्टर्न कंट्रीज़ होंगे, लेकिन इनडायरेक्ट इम्पैक्ट पाकिस्तान पे भी। अच्छा सर पाकिस्तान के ऊपर अगर हम अपने रीजन की बात करते हैं तो आइस एज के क्या असरात होंगे, क्या हम देख सकेंगे कि हमारी माहौलियाती तब्दीलियाँ किस तरह से होंगी? देखें, जब ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट चेंज स्टार्ट हुई, जैसे आजकल है, टेम्परेचर में इजाफा, गर्मी की शिद्दत में इजाफा, तो इसमें दुनिया के कुछ इलाके ऐसे हैं जो खुश हुए हैं, जिनको फ़ायदा भी पहुंचा। और यकीनन आप जानते हैं कि वो उसमें रशियन और नॉर्थ पोल के करीब जितने कंट्रीज़ हैं वो लोग खुश हैं। वो तो इस क्लाइमेट चेंज को, ग्लोबल वार्मिंग को उन लोगों ने वेलकम किए। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में देखें तो पाकिस्तान में जब इसके इम्पेक्ट आएंगे तो बाज़ इलाके जो मैदानी इलाके हैं उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छी होगी, पॉजिटिव इम्पेक्ट लेके आएगी। लेकिन पाकिस्तान के जो वेस्टर्न एरियाज़, हिली एरियाज़ और नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, इस पे जो है इसके इम्पेक्ट्स काफ़ी हद तक नेगेटिव हो गए। यानी ये कह लें कि आप पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में, KPK के इलाकों में, वो इलाके जहाँ टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे हर किस्म की फसल होती है, हर किस्म का फल होता है। तो जब आइस एज आएगी तो पाकिस्तान के ये हिली एरियाज़, नॉर्दर्न एरियाज़, इन इलाकों में काफ़ी मुश्किलात होंगी, क्योंकि वहाँ पे क्रॉप्स एलिमिनेट होंगी, नहीं होंगी। जो वहाँ के मौसमी फल होते हैं
वो शायद ना हो, लेकिन जो पाकिस्तान के मैदानी इलाके हैं, जिसमें पंजाब के इलाके, सिंध के इलाके हैं, और जो आपकी साहिली पट्टी है, इसके लिए इंशाल्लाह ये काफ़ी मुफीद हो। अच्छा, तो फिर फौजिया, तो माय ओरिजिनल क्वेश्चन टू यू वाज फिक्शन, myth or reality? So, Junaid, after this conversation, it is very much real. I think, जैसे कि सर ने बताया कि this is a phenomena which is going to occur very soon. और आपकी बात से कि एग्रीकल्चर भी चेंज होगी और बहुत सारी फसलें जो है वो ख़त्म भी हो जाएंगी, यानी हम फूड सिक्योरिटी के मसाइल की तरफ भी बढ़ेंगे, क्लाइमेट माइग्रेशन की तरफ भी जाएंगे, और उसके अलावा लोगों की डिस्प्लेसमेंट भी होगी, क्योंकि वो ऐसे जगहों की तरफ जाने की कोशिश करेंगे जहाँ पे माहौल थोड़ा साजगार हो, एनवायरनमेंट थोड़ा साजगार हो रहने के लिए, टेम्परेचर के लिहाज से और रिसोर्सेज के लिहाज से. सो येस, समथिंग विच इज़ अ थ्रेट एंड विच इज़ वेरी मच रियल. सर बहुत ज़बरदस्त समझाया, और सर आपसे मिलने की देर थी, तो मैंने कहा कि जब आप एक दफ़ा बताएंगे कि ये हो रहा है तो फिर मुझे दिल को दिलासा आएगा कि ये असल में हो रहा है. सर मैंने जो सारे लोगों से मिल के सीखा, और भी बहुत सारे साइंटिस्ट से भी मिला, बाकी जो वेल वर्स वेल रेड हैं लोग जो पढ़ते रहते हैं उनसे भी मैंने सीखा, तो मैंने ओवरऑल ये सीखा है कि ये पैटर्न्स शिफ्ट्स थ्रू आउट द अर्थ हिस्ट्री होते रहते हैं और ये होते रहेंगे, और इसमें ग्लोबल वार्मिंग और ग्लोबल कूलिंग यानी आइस एज दोनों की दोनों शामिल हैं. हम अभी इंटरग्लेशियल एरा में है कि जिसमें ग्लेशियर्स पहले आइस एज टाइप का सिचुएशन थी, फिर ग्लोबल वार्मिंग आई और इसके बाद अगली भी आएगी. मैंने ये भी सीखा कि ये मिनी आइस एज आएगी जो 60 से 70 साल या 50 से 70 साल के दरमियान रहेगी. सर इसके अलावा मैंने और बड़े कॉन्सेप्ट सीखे. जो मेजर कॉन्सेप्ट मैंने सीखा कि मेन चीज़ इसमें है टेम्परेचर, जो कि कंट्रोल होता है CO2 से. जब आपकी CO2 ज़्यादा होगी तो ग्लोबल वार्मिंग होगी, CO2 कम होगी तो ग्लोबल कूलिंग होगी. सर इसके अलावा और बड़े इस तरह के एस्पेक्ट्स देखे कि इसमें सन का रोल है, यानी सन कितनी ताकत में है, और सन अपने स्लीपिंग मोड में जैसे आपने बताया उसमें जाएगा, तो उससे फिर ऑब्वियसली अर्थ सन की गर्मी अर्थ तक उतनी नहीं पहुंच सकेगी, जिससे कूलिंग इफेक्ट फर्दर इन्हांस होगा. इसके अलावा सर मैंने कुछ लोगों ने डिस्कस किया था अर्थ के ऑर्बिट के बारे में, कि अर्थ का ऑर्बिट कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है, कभी बड़ा होता है कभी छोटा है. कुछ लोगों ने अर्थ के टिल्ट के बारे में भी बात की, जिससे इफ़ेक्ट यही है कि जब अर्थ सूरज से ज़्यादा दूर होता जाएगा या उसका टिल्ट होगा तो ऑब्वियसली सर्दी भी ज़्यादा होगी. आई विल एग्री विद यू, एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर. फौजिया, थैंक यू सो मच सर, एज़ ऑलवेज़ बहुत सीखा आपसे सर, और इंशाल्लाह सीखते रहेंगे. सारे पाकिस्तान ने आपसे सीखा, और थैंक यू फॉर showing us as well and teaching us. क्लाइमेट चेंज, और क्लाइमेट चेंज की बात अभी ग्लोबल वार्मिंग की हो रही है, इसी तरह आगे यही क्लाइमेट चेंज की बात शायद ग्लोबल कूलिंग की हो रही हो. तो इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप क्लाइमेट चेंज को समझें, आप क्लाइमेट चेंज को पढ़ें, क्योंकि आपने अडेप्ट करना है क्लाइमेट चेंज के साथ. मौसम को आपने फॉलो करना है, मौसम आपको फॉलो नहीं करेगा. तो इसको समझें, एजुकेट योरसेल्व्स, और उसके लिहाज से अडेप्ट करके इसको क्लाइमेट चेंज को टैकल करने की कोशिश करें. इसमें सब की ज़रूरत है, गवर्नमेंट्स की, इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स की, लोकल गवर्नमेंट्स की, प्राइवेट सेक्टर की, पब्लिक सेक्टर की, और सबसे ज़्यादा ज़रूरत आप लोगों की है. एवरी इंडिविजुअल नीड्स टू अंडरस्टैंड क्लाइमेट चेंज एंड प्लान अकॉर्डिंगली. थैंक यू.